भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलन की एक पवित्र परंपरा है, जो अंधकार को दूर करके प्रकाश और ज्ञान के आगमन का प्रतीक है। मैं मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी तथा मंचासीन सभी विशिष्ट जनों से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें। तमसोमा ज्योतिर्गमय, इन शब्दों को प्रतिध्वनित करता यह चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ जिस तरह से अपने आसपास की हर चीज़ को प्रकाशित करता है, उसी तरह यह आयोजन भी हमारे मन को आलोकित करे और हमें आगे बढ़ने और पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनः संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। धन्यवाद माननीय अतिथिगण। अब मैं रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा IDAS को स्वागत वचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, PVSM, UISM, AVSM, SMVSM, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, PVSM, AVSM, NM, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PVSM, AVSM, ADC, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, PVSM, AVSM, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव DDR&D श्री समीर V कामत, वित्तीय सलाहकार सैन्य सेवाएं श्री सुगाता घोष दस्तीदार, रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक श्री राजकुमार अरोड़ा, रक्षा लेखा अपर महानियंत्रकगण, समस्त गणमान्य अतिथि, मीडिया कर्मी, मेरे सहयोगी, देवियों और सज्जनों, रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रक सम्मेलन 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से आरंभ होने वाला यह सम्मेलन विभाग के 2078 वर्ष के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इसके बाद विभाग का उद्देश्य रक्षा वित्त एवं लेखा के स्थान पर रक्षा अर्थ, डिफेंस इकोनॉमी, वित्त, फाइनेंस एवं लेखा, अकाउंट्स हो जाएगा। अतः यह एक ऐतिहासिक आयोजन है। माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर यह निर्देश दिया गया था कि विभाग रक्षा अर्थ एवं वित्त के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने एवं उसका रोड मैप तैयार करे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके निर्देशानुसार विभाग ने अपने समस्त मूलभूत कार्यों को, जैसे वित्तीय सलाह, फाइनेंशियल एडवाइस, बजट एवं लेखा, बजट एंड अकाउंट्स, आंतरिक लेखा परीक्षा, इंटरनल ऑडिट एवं भुगतान, पेमेंट को रीस्ट्रक्चर, रीओरिएंट और रीअलाइन किया है। हमारा यह उद्देश्य है कि विभाग के समस्त कार्यों को डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की दिशा में रीअलाइन किया जाए। इसमें विभाग के अनेक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, विभाग के इस कार्य में इस बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए सबसे आवश्यक है कि उसकी कार्यप्रणाली एवं संस्कृति यानी कल्चर में परिवर्तन किया जाए। इन सभी आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आज रिलीज होने वाले विजन डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एवं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। इस डॉक्यूमेंट के तहत विभाग ने न केवल अपने रोल्स एंड कोर फंक्शंस को रीस्ट्रक्चर एवं रीअलाइन किया है,
और अपने प्रोसेसेस में परिवर्तन की बात की है, बल्कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए चेंज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की विस्तृत योजना भी सम्मिलित की है। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग के क्षेत्र में कई पहल की हैं। पॉलिसी रिसर्च के लिए कोलैबोरेशंस किए हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुणे तथा सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंट्राड दिल्ली की हमारी शीर्ष ट्रेनिंग संस्थाएं इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में सतत कार्यरत हैं। सेंट्राड की भूमिका भी जल्द ही रीडिफाइन कर दी जाएगी और यह प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास केंद्र अर्थात सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाएगा। मान्यवर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि NADFM पुणे और RTC बेंगलुरु को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स NSC-STI के अनुरूप अति उत्तम की मान्यता दी जा चुकी है। हमारे दूसरे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी NSC-STI द्वारा तय किए गए मानकों को हासिल करने में ठोस प्रयास कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हमने 8 मनन सत्र रखे हैं। इन सभी सत्रों में हम विभाग के बदलते स्वरूप की रूपरेखा एवं भविष्य की दिशा तय करेंगे। अपने बदलते स्वरूप में विभाग बहुत सी परिवर्तनकारी प्राथमिकताओं ट्रांसफॉर्मेटिव प्रायोरिटीज़ पर बल देगा। इसमें कंट्रोल से कोलैबोरेशन, रिएक्टिव ऑडिट से प्रोएक्टिव एवं इनसाइट ड्रिवन ऑडिट, कंप्लायंस एवं अश्योरेंस के साथ स्ट्रेटेजिक इनेबलमेंट एवं पार्टनरशिप की दिशा में नए कदम उठाए जाएंगे। विभाग ने स्वयं को इस नए परिप्रेक्ष्य में रीडिफाइन करने का संकल्प किया है। ट्रांजैक्शनल विभागीय कार्यों को वैल्यू बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइस की दिशा देकर यह स्वयं को मिशन रेडीनेस एवं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जोड़ेगा। विभाग का यह ध्येय रहेगा कि वह अधिक से अधिक ऐसे सिस्टम बनाए जो डाटा ड्रिवन एवं एविडेंस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को बनाने में मदद करें। महोदय, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हमने ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सीलेंस पर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। आधुनिक प्रबंधन विचारधारा से लेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के समावेश से एक नई कार्य पद्धति पर जोर दिया है। विभाग द्वारा बनाए जा रहे नए प्रोजेक्ट्स जैसे संपूर्णा, सेंट्रल पे सिस्टम एवं सेंट्रल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सशक्त डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद करेंगे। मान्यवर, आधुनिक तकनीक के प्रयोग की कड़ी में हमारा विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एवं मशीन लर्निंग का प्रयोग करके हायर लेवल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रेडिक्टिव एवं फ्यूचरिस्टिक मॉडलिंग, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन एवं यूटिलाइजेशन तथा इंटेलिजेंस ड्रिवन गवर्नेंस फ्रेमवर्क के प्रयोग से ऐसी संभावना बनेगी कि हम भारत सरकार में एक नई कार्यशैली को जन्म दे पाएंगे। विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम स्पर्श लगभग 32 लाख रक्षा पेंशनर्स की पेंशन का प्रोसेसिंग एवं भुगतान करने वाला एक पूर्ण रूप से ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट है। उससे पेंशन संबंधित अनेक सुधार संभव हो पाए हैं। इसके साथ ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तथा बजट ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालिटिकल टूल्स विकसित करके हम अपने विभाग को रक्षा वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका से आगे बढ़ाकर स्ट्रेटेजिक इनेबलर और थॉट लीडर के रूप में रीपोजिशन कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, अगले 3 दिनों में आयोजित होने वाले सत्रों में वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त इंडस्ट्री, एकेडेमिया, थिंक टैंक्स, जर्नलिज्म एवं विविध प्रोफेशनल संस्थाओं से जुड़े थॉट लीडर्स को भी हमने आपके विचारों से हम एनरिच होंगे। आज आपके मार्गदर्शन में हम दूसरी बार मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट का अनावरण करने जा रहे हैं। इस संस्करण में हमने कुछ अधिक विश्लेषण किया है और इसे और व्यापक आयाम देने का प्रयास किया है। पिछली रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण के अतिरिक्त हमने इस बार कुछ स्टडीज़ एवं एग्जिस्टिंग मॉडल्स का प्रयोग करके यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार भारतीय थल, वायु एवं नौसेना द्वारा किए जाने वाले कैपिटल एवं रेवेन्यू व्यय से एवं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रोजगार में वृद्धि हुई है। हमने भारतीय नौसेना द्वारा बनाई गई एक स्टडी जो कि कारवार में बन रहे बेस से होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स को दर्शाती है, इस MIR में शामिल किया है। इस रिपोर्ट में DRDO द्वारा किए जाने वाले पेटेंट्स की भी चर्चा की है। यह भी बताया गया है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुदूर क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई जाती हैं उनका न केवल सामरिक महत्व है अपितु वे सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में भी मदद करती हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जब भारतीय तट की रक्षा सुनिश्चित करता है या प्रतिबंधित सामग्री को देश में आने से रोकता है
उसका भी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट और अधिक रिफाइंड होगी और अर्थ और वित्त के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। महोदय, आपके मार्गदर्शन में हम इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का आरंभ कर रहे हैं। मान्यवर, आज इस सभा में देश के हर कोने से आए प्रधान नियंत्रक, प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकारों, नियंत्रकों एवं एकीकृत वित्तीय सलाहकारों की ओर से मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हम भविष्य में एक महत्वपूर्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उभरेंगे और एक अत्यंत प्रोफेशनल एवं कॉम्पिटेंट विभाग के रूप में अपनी छवि को बनाए रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। रक्षा लेखा विभाग ने बदलते समय के साथ हमेशा स्वयं को सार्थक बनाए रखा है, जिससे यह विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी दक्षता के साथ कर सके। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज नियंत्रक सम्मेलन के इस अवसर पर मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे रक्षा लेखा विभाग के नए विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन अपने कर कमलों से करें। इस विजन डॉक्यूमेंट को माननीय रक्षा मंत्री जी के निर्देशानुसार तैयार किया गया है, जो रक्षा लेखा विभाग को डिफेंस अकाउंट्स एंड फाइनेंस से आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स की दिशा में अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होगा। अब मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी से विभाग के मिशन स्टेटमेंट के विमोचन के लिए आग्रह करता हूं। यह मिशन स्टेटमेंट हमारे विजन डॉक्यूमेंट से पूर्णतः संगत होने के साथ साथ हमारे उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अब मैं विभाग के नए मोटो के अनावरण के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं। सजग, स्फूर्त, अनुकूलन, अलर्ट, अजाइल, अडैप्ट। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे डिफेंस अकाउंट्स कोड 2025 का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा करें। डिफेंस अकाउंट्स कोड रक्षा लेखा विभाग द्वारा निर्वाहित सभी प्रकार के लेखा कार्यों का व्यापक रूप से वर्णन करता है, इसलिए इसे बदलते समय के अनुसार अपडेट करते रहना अत्यंत आवश्यक है। डिफेंस अकाउंट कोड 2025 के माध्यम से हम न केवल प्रक्रियाओं में सरलता और पारदर्शिता लाने की दिशा में अग्रसर हैं, बल्कि यह हमारी कार्यप्रणाली को और भी आधुनिक और उत्तरदायी बनाएगा। वर्ष 2023 में डीएडी फाउंडेशन डे के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने हमारे विभाग को मार्केट इंटेलिजेंस और डिमांड सप्लाई डायनामिक्स को प्रभावी रूप से समझने पर विशेष बल दिया था। रक्षा लेखा विभाग ने
इस दिशा में मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और पिछले साल डीएडी फाउंडेशन डे के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा मार्केट इंटेलिजेंस की पहली रिपोर्ट का विमोचन किया गया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से ये आग्रह करता हूं कि कृपया मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2024-25 का विमोचन करें। आप सभी का धन्यवाद। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संबोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। General Anil Chauhan, Chief of Defence Staff, Admiral D.K. Tripathi, Chief of Naval Staff, General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, Sri Rajesh Kumar Singh, Defence Secretary, Dr. Samir V. Kamath, Secretary, DDR&D and Chairman DRDO, Sri S.G. Dastidar, FADS, Dr. Mayank Sharma, CEDA, Srimati Rashika Chaube, FADS and Administrative Member, Armed Forces Tribunal, यहाँ मौजूद सभी कंट्रोलर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, इसके पहले भी आपके विभिन्न कार्यक्रमों में मैं बराबर आता रहा हूं और अपने आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करता रहा हूं। तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरी सलाह पर भी आपने जो इनिशिएटिव कुछ लिए हैं वह सराहनीय है और मुझे जानकर काफ़ी सुखद अनुभूति होती है कि डीएडी प्रोएक्टिवली अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। साथियों, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस कॉन्फ्रेंस का नाम भले ही कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, पर मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट कंट्रोलर का नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट ओपन और रिसेप्टिव होना चाहिए। जिससे डिफेंस इकोसिस्टम में हो रहे चेंजेस को आप सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक तरीके से डिस्कस कर सकें और शेयर कर सकें। साथियों, आज जब मैं आपके बीच यहाँ हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन हमें एक इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस करने का भी अवसर देते हैं। इसमें हम सोच सकते हैं कि अब तक हमने क्या अच्छा किया है और आगे हमें क्या करना है। यह भी विचार करना है कि आगे और हमको कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, तो वह रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। आप सब भी शायद इस बात से हमारी सहमत होंगे कि जब हम सब मिलकर बैठते हैं तो अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उससे हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण का दायरा स्वाभाविक रूप से और अधिक व व्यापक होता है। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों पर हिसाब किताब रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुरक्षा ढांचे का एक अहम हिस्सा भी है। और जब आप अपना काम ईमानदारी और एफिशिएंसी के साथ करते हैं तो उसका असर यहीं तक नहीं रहता है, इसका असर सीमा पर तैनात हमारे जवानों तक होता है। उन्हें भरोसा होता है कि उनके पीछे एक मजबूत व्यवस्था है, एक मजबूत सिस्टम है जो हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, उनका साथ देगा। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नया मोटो ही
मैं मानता हूं अपने में बहुत कुछ कहता है। अब इस संस्थान का मोटो अलर्ट, एजाइल और एडेप्टिव है। ये वर्ड्स अपने आप में आपके वर्क कल्चर को दर्शाते हैं, या यूँ कहूँ कि एक प्रकार से आपके वर्क कल्चर के सार हैं, ये तत्व हैं। साथियों, आज मैं आपके सामने आ रहे चैलेंजेस, उनके सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज पर तो बात करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं भारत के संदर्भ में अकाउंट्स के इतिहास की बातें भी आपसे कुछ करना चाहता हूं। आप सब अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपका अधिकांश काम स्प्रेडशीट्स या एक्सेल पर होता रहेगा, होता होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब तो कई सारी और नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके काम को आसान बनाती ही होंगी। लेकिन मैं आपकी यादों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। वैसे आपकी यादों को मुझे पीछे ले नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह गुस्ताखी मैं पीछे ले जाने की कर रहा हूं। हमारे यहाँ अकाउंट्स को आमतौर पर बही खाता कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में बही खाता कहते हैं। और आप में से जिन लोगों के परिवार में किसी ने कभी बिजनेस वगैरह किया होगा तो वह और अच्छी तरीके से इसे जानते होंगे। अगर किसी का बिजनेस से लेना देना नहीं रहा होगा, तब भी हम सब ने देखा है कि व्यापारियों के पास धागे से बंधी एक लाल रंग की डायरी होती थी और उसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता था, और कितने रुपये का माल आया, कितने रुपये का माल बेचा गया, किसने कितना बाकी लगाया और किसको कितना देना है, यह सारी चीजें उस लाल रंग की डायरी में लिखी रहती थी। और आपने देखा होगा कि प्राय पिक्चर वगैरह जो देखते होंगे तो उसमें कभी इस प्रकार की डायरी रखने वाले की जो फोटोग्राफ आती है, कोई बिल्कुल नीचे देखता हुआ और चश्मे आंख ऊपर की तरफ। और एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि दिवाली जैसे अवसरों पर जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय उस लाल डायरी की भी पूजा की जाती थी। और आज भी कुछ लोग लाल डायरी रखते हैं, भले ही कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन लाल डायरी की एक अहमियत है, वो शुभ माना जाता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए अकाउंट्स सिर्फ कर्म ही नहीं है, बल्कि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। इसलिए मैं आप सबसे यह बात कहना चाहूंगा, आप जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो इसे सिर्फ एक काम की तरह मत देखिए, बल्कि एक विरासत के रूप में इसे देखिए। अकाउंट्स भारत का स्वदेशी फ्रेमवर्क है, यह स्वदेशी है, आज से नहीं है, हजारों हजार वर्षों से है। अकाउंट्स भारत के डीएनए में है। साथियों, चूंकि यह एक कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस है और पूरे देश से डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर्स यहाँ एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए मैं आपसे इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट पर भी थोड़ी बात यहाँ करना चाहूँगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाने के दो तरीके प्रायः बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल रिपोर्ट के माध्यम से इस कार्य को करते हैं, जिसमें कई बार कंसल्टेंसी फर्म्स की भी इसमें मदद ली जाती है। कई बार कुछ रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल्स को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। और एक अच्छी बात है, इससे कई बार कुछ नए फ्रेश आइडियाज इन संस्थानों में आते हैं और इनकी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, और मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से बढ़ती है। लेकिन इसके अलावा चेंज मैनेजमेंट का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह संस्था अपने परफॉर्मेंस के बारे में, अपने डिलीवरी सिस्टम के बारे में और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल गोल्स को अचीव करने के बारे में खुद से इंट्रोस्पेक्शन करे। एक ऐसे इंटरनल इवैल्यूएशन का कल्चर बनाएं जिसमें लोग खुद ही अपनी कमियों को
पहचानें, खुद ही अपने सिस्टम की इनएफिशिएंसीज पर ध्यान दें और उन्हें ओवरकम करने हेतु क्या किया जा सकता है इस संबंध में विचार करें। साथियों, मेरा मानना है कि इंटरनल रिफॉर्म्स ज़्यादा ऑर्गेनिक होते हैं तथा इन्हें एडॉप्ट किए जाने में ज़्यादा अवरोध भी पैदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइडियाज़ खुद आपकी संस्था के अंदर से आ रहे हैं और इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा किए गए इम्प्रूवमेंट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को न सिर्फ डायनेमिक, इफेक्टिव, इनोवेटिव और प्रोफेशनल बनाती हैं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज हो रहे हैं, थोड़े समय पहले तक ऐसा नहीं था। आज के नए चेंजेज बड़े डायनेमिक और अनसर्टेन भी हैं। वैसे तो पीस टाइम का एक भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पीस टाइम की अगर बात की जाए तो कई बार मैं सोचता हूं कि पीस टाइम में तो हम सब डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की ही बात करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और अन्य कई प्रकार की एक्टिविटीज़ भी हम करते रहते हैं। परंतु अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमारे पीस टाइम की थिंकिंग को झकझोर देती है। कहीं ना कहीं हमें कुछ और करने की आवश्यकता अचानक दिखाई पड़ने लगती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बतलाना चाहूंगा। मान लीजिए कि हम एक विशेष प्रकार की इक्विपमेंट या एमिनेशन की एनुअल प्रोडक्शन किसी एक खास संख्या तक कर रहे हैं, खास नंबर की हमको इतना करना है और उतना कर पाते हैं, जिसे हम इस्टेब्लिश प्रोडक्शन कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें इस इक्विपमेंट या एमिनेशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाए, तो उसकी उपलब्धता कैसे होगी? उसके लिए हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए? इसके बारे में भी हमें पीस टाइम में ही विचार करना पड़ेगा। साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है। नॉर्मल या रूटीन वर्क पीस टाइम की एक एक्टिविटी है, परंतु किसी अचानक आई सिचुएशन की वजह से अगर मैनेजमेंट या डिसीजंस मेकिंग में आवश्यक बदलाव लाना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास क्या इनोवेटिव टेक्निक्स होंगे, इस पर भी हम सबको विचार करने की लगातार आवश्यकता है। साथियों, इसके पहले जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं, और उसके पीछे कारण यही था कि आज भारत सहित पूरा विश्व रीअर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो डिफेंस सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को ओवरऑल इकोनॉमी का हिस्सा तक भी नहीं माना जाता था। इसे मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर के तौर पर देखा जाता था और सिक्योरिटी पर हुए इन्वेस्टमेंट का कोई इकोनॉमिक असेसमेंट भी नहीं होता था। लेकिन आज के दौर में जब रीअर्मामेंट और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है, तब हमें डिफेंस इकोनॉमिक्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज यूएसए और यूरोपियन नेशन सहित लगभग सभी बड़े देश अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को यह तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में डिफेंस इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाती है। अब डिफेंस सेक्टर मात्र नेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा रहा है, जिसका इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर न
सिर्फ खुद वृद्धि कर रहा है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स की वृद्धि में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आप सबको तो पता ही होगा, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीएम की शुरुआत की थी, और आज यह ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ा एक सार्वजनिक ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है। और यह देखकर मुझे खुशी होती है कि जीएम की इस विकास यात्रा में रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक रक्षा मंत्रालय ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक का प्रोक्योरमेंट इस पोर्टल से किया है। अपने में एक रिकॉर्ड है यह। मैं यहां कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटीज और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स समेत सभी स्टेक होल्डर से आग्रह करूंगा कि आप सब इस जेम पोर्टल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी और प्रायोरिटी को और बढ़ाया जा सके तथा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में और बढ़े। साथियों, इसके अलावा हम सब लगातार देख रहे हैं कि डिफेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासतौर पर एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही बढ़ गया और ये आगे बढ़ता जाएगा। ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी ड्वेल यूज की होती है। इंटरनेट हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, जीपीएस सिस्टम हो, इन सब टेक्नोलॉजीज को शुरुआत में डिफेंस सेक्टर में यूज करने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आज यह टेक्नोलॉजी ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन बन चुकी है। ऐसे और भी कई इनोवेशन होंगे जिन्हें डिफेंस सेक्टर के लिए बनाया गया होगा, लेकिन आज उनका सिविलियन यूज भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस संदर्भ में मेरा आपसे आग्रह है कि आप किसी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट एसेस करते समय उसके सिविलियन यूज की फिजिबिलिटी और उससे होने वाले सोशल इम्पैक्ट को भी एनालाइज करने का अपनी तरफ से प्रयास करें। विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स का इकोनॉमिक असेसमेंट के साथ साथ आप सोशल असेसमेंट भी करें, इसका सोशल इम्पैक्ट कितना होता है। हमें यह भी देखना चाहिए कैसे ये प्रोजेक्ट्स आत्मनिर्भरता की दिशा में हमें आगे बढ़ाएंगे और इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार अभी पिछली कैबिनेट में हमने रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी आरडीआई स्कीम की भी एक नई शुरुआत की है। आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर यह न्यूज थी। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली यह स्कीम हाई एंड प्रोजेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज की प्राप्ति को बढ़ावा देगी। इसमें डिफेंस सेक्टर को भी प्रायोरिटी दी गई है और आपको यह देखना होगा कि इस स्कीम को हम कैसे जल्द से जल्द इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाएं और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैसे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट कर पाए। साथियों, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहली बार जेम पोर्टल से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए भी मंजूरी दे दी है। पहली बार यह और निश्चित रूप से यह एक स्वागत योग्य कदम है और इससे जुड़ी एक्टिविटीज के लिए भी आपको भविष्य में मैं मानता हूं कि तैयार रहने की जरूरत होगी। साथियों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमेशा से ही अपने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाना जाता रहा है। सैनिकों और हमारे वेटरन्स का ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसका आपने हमेशा ईमानदारी के साथ आपने निर्वहन किया है। किया है का मतलब यह नहीं कि नहीं कर रहे हैं, किया भी है, कर भी रहे हैं। और इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आपने स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नामक एक पूर्णतः
डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज तक लगभग 32 लाख से भी अधिक रक्षा पेंशनरों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। 32 लाख से ज़्यादा। लाखों वेटरन्स को करोड़ों की संख्या में धनराशि पेंशन के रूप में भेजी जाती है। लेकिन अभी कुछ इसमें कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, और उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जा रही है। जब मैं अपने वेटरन्स के लिए इस तरह के प्रयास होते हुए देखता हूं तो मेरे जहन में यह आता है कि आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट इन द साइज ऑफ आवर डिफेंस बजट, बट इन द साइज ऑफ आवर हार्ट्स and in the size of our gratitude for their sacrifice. कि लोगों के लिए काम करना तो मैं समझता हूं कि हमारा एक सामान्य कार्य नहीं है, यह हमारा धर्म है। ध्यान दीजिए कि मैंने यह कहा कि हमारा धर्म है, यह कोई एहसान या फिर कोई दान नहीं है, यह धर्म है। इसलिए मैं स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के लिए विशेष बधाई देता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से आप वेटरन्स की समस्याओं को उनके डोर स्टेप पर जाकर सुलझा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि डिपार्टमेंट इस समय 2 अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव पे सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी इस समय काम कर रहा है, जो फिलहाल कंसेप्चुअल स्टेज में है। ये सिस्टम मिलकर एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो न केवल डिफेंस पर्सनल के वेतन और डाटा मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करेगा, बल्कि रियल टाइम इनसाइट्स और फास्ट डिसीजन मेकिंग को भी यह संभव बनाएगा। और साथियों, मुझे जानकर खुशी हुई है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और उनकी टीम डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक विजन डॉक्यूमेंट और एक रोड मैप निर्धारित करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत है। और मैं उनके इस पहल का स्वागत करता हूं और इसके लिए मैं बधाई भी देता हूं श्री बैंक शर्मा, उनकी पूरी टीम को। अब मेरी अपेक्षा है कि यह प्रयास केवल कागजों तक सीमित न रहे। मैं जानता हूं नहीं रहेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मुझे कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूं, बल्कि इसे निर्धारित, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी यह है कि समय समय पर काशस करते रहना, जगाते रहना। कि काम करते करते कभी कभी थकावट भी आ जाती है, आंख बंद होने लगती है, तो कोई ना कोई चाहिए जो कि समय समय पर अलर्ट करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको समय सीमा के भीतर इंप्लीमेंट करने की बात, ताकि यदि कहीं कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो समय रहते हुए कोर्स करेक्शन भी संभव हो पाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि डिपार्टमेंट अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी को एक प्रभावी और तेज डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अच्छी तरह अलाइन करेगा, जिससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिवनेस तीनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का बजट देश में सबसे ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। देश की क्या बात की जाएगा, अगर आप रक्षा मंत्रालय का बजट देखें, दुनिया के कई देशों की जीडीपी तक भी इतनी नहीं है। कई देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। जब देश की जनता की मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। अभी पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में डिफेंस कैपिटल बजट का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए यानी डिफेंस सेक्रेटरी, CGDR, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। फुल यूटिलाइजेशन हुआ है पूरे कैपिटल बजट का। साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और आगे भी इसका फुल यूटिलाइजेशन करने में निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज जब आप सब इतने बड़े मंत्रालय के इतने बड़े बजट को संभाल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा दृष्टिकोण
केवल फाइनेंशियल ग्रोथ पर ही केंद्रित न रहे, बल्कि हमें इफेक्टिव ग्रोथ और एफिशिएंसी लेड ग्रोथ की ओर भी ध्यान देना होगा। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। और यह जिम्मेदारी आप सब लोग निभाते हैं, निभाएंगे, मैं आश्वस्त हूं। साथियों, आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, जो हमें डोमेस्टिक इक्विपमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। कुछ समय पहले मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है, इतना बड़ा मार्केट हम लोगों का इंतजार कर रहा है। और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के सामने अब अपार संभावनाएं हैं। आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर में होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार करना होगा। और साथियों, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश हमारे इक्विपमेंट जो हम एक समय में विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आप सबको जानकारी है, वह आज हम खुद अपने देश में ही बना रहे हैं। कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी ही वह निर्णय हो जाए, जिससे ताकि हम बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से ही बनाना प्रारंभ करें। इसके अलावा हमने आइडेक्स, अदिति, स्प्रिंट और डिस्क जैसे अनेक इनिशिएटिव शुरू किए, जो युवाओं को भी इनोवेटिव माइंड्स को डिफेंस सेक्टर से स्वाभाविक रूप से जोड़ रही हैं। और हमने एमएसएमईज के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने का काम किया है और बढ़ रहा है लगातार। और आज हमें इस बात से संतुष्टि होती है कि हमने जो प्रयास किए अब वह कामयाब हो रहे हैं। साथियों, लेकिन हमें यहीं रुक नहीं जाना है। डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए हमारी जिम्मेदारी अब कंट्रोलर की नहीं रह गई है, बल्कि अब हम एक फैसिलिटेटर भी बन गए हैं। हमें सोचना होगा कि कैसे हम स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स का इफेक्टिव असेसमेंट और पेमेंट का भुगतान एक ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर में कर सकें। हमारा पेमेंट मैकेनिज्म जितना ट्रांसपेरेंट, जितना टाइम बाउंड होगा, उतना ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज की भागीदारी भी डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जल्द से जल्द अपने पेमेंट मैकेनिज्म को पूरी तरह से फेसलेस ट्रांजैक्शन के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। और साथियों, आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं वो बहुत ही क्रूशियल है। आप जिस स्थान पर हैं वहां आपसे कोई छोटी सी गलती भी अगर हो जाती है तो उसे गलती से सोल्जर्स को जरूरी रिसोर्सेज समय पर नहीं मिल पाएंगे। हमारी लापरवाही से बजट एलोकेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है और उसका सीधा असर ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी पड़ता है। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप के ऊपर भी आप सेशंस कर रहे हैं। मैं इस सेशन के लिए विशेष रूप से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस अवसर पर आप सभी से यही अपील करता हूं, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने मोटो की सार्थकता को बरकरार रखेंगे। हम अलर्ट, एजाइल और एडेप्टिव रहेंगे ताकि हमारा काम हमेशा रिलेवेंट रहे और देश का उससे लाभ हो।
इसी आशा और विश्वास के साथ इस डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की लीगेसी को ऐसे ही बनाए रखेंगे हम सभी। मैं आप सभी को भविष्य की योजनाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अग्रिम बधाई भी इसी समय में आप सबको देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तत्परता से करते रहेंगे। अब मैं रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा IDS से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय रक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं CGDA महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मंचासीन विशिष्ट जनों को स्मृति चिन्ह भेंट कर हमारी ओर से आभार प्रकट करें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, PVSM, UISM, AVSM, SM, VSM। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PVSM, AVSM, ADC। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह IAS। वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं श्री SG दस्तीदार IDAS। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, PVSM, AVSM, NM। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, PVSM, AVSM। सचिव डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर समीर V कामत। धन्यवाद महोदय। अब मैं रक्षा लेखा विशेष महानियंत्रक श्री राजकुमार अरोड़ा IDAS को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा सचिव, सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास, वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं, रक्षा लेखा महानियंत्रक, हमारे मान्य अतिथिगण, डेलीगेट्स, मेरे विभागीय सहकर्मी, मीडिया कर्मी, देवियों और सज्जनों, समस्त रक्षा लेखा विभाग की ओर से मैं सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने रक्षा लेखा परिवार के मुखिया के तौर पर हमेशा ही हमें अपना अमूल्य मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं CDS, तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा सचिव महोदय, सचिव रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारे इस सम्मेलन के लिए अनेक व्यस्तताओं के बावजूद अपना बेशकीमती समय निकाला। मैं हमारे रक्षा लेखा महानियंत्रक का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व और मार्गदर्शन के बिना यह आयोजन संभव नहीं था। मैं हमारे विभिन्न कार्यालयों से आए सभी प्रधान नियंत्रकों, प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकारों, नियंत्रकों एवं एकीकृत वित्तीय सलाहकारों को भी धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगामी सत्रों को सार्थक एवं जीवंत बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे इस समारोह को बेहतरीन कवरेज दे रहे हैं। मैं इस आयोजन से जुड़े रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय और IFA-R&D कार्यालय के सभी अधिकारियों और कार्मिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके परिश्रम और सहयोग के बिना इस सम्मेलन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन एवं अतिथियों को भी पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया है। आप सभी का आभार। धन्यवाद। जय हिंद।